आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां या विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। नामकरण, रचना, रचनाकार, साहित्य की विशेषताएं, यही अपने टॉपिक के सेकंड ग्रेड में मुख्य। इसी को हमें याद करना है। तो इसमें से कोई सी भी पूछा जा सकता है, कोई सी विशेषता नहीं, कौन सी विशेषता है, कौन सी नहीं है, सुमेलित करो, कुछ भी आ सकता है। तो हमें एक मोटा सा आइडिया ये रखना है कि इसमें अपने कौन कौन सी करना पड़े। जैसे पृथ्वीराज रासो को तो आप याद रखिए, ऐतिहासिक प्रमाणिकता है क्या उसमें? कल्पना के आधार पर लिखा गया कई सारा राष्ट्र साहित्य, हाँ, यानी कि ऐतिहासिकता नहीं है उसमें। युद्धों का वर्णन है, एक नहीं, युद्ध लड़े गए थे, युद्धों का वर्णन। अब जहाँ युद्ध होंगे तो वहां कौन सा रस आएगा? वीर रस आएगा। वीर रस आएगा नहीं आएगा? और जहां पर मान लो ये अपने अभी देखा था षड ऋतु वर्णन है, 12 मासा पद्धति का वर्णन है, तो वहां पर श्रृंगार रस भी आएगा। तो वीर रस और श्रृंगार रस दोनों का सामंजस्य पाया जाएगा इसमें। अभी हमने इससे जस्ट पहले पढ़ा था लोक ये अपभ्रंश भाषा साहित्य। अपभ्रंश का मतलब लोक भाषा, लोक भाषा अपभ्रंश भाषा है, तो लोक भाषा साहित्य भी इसमें लिखा गया था। अब जहाँ युद्धों का वर्णन होता है वहां टकार बोला ट वर्ण आते नहीं आते? हाँ, वीरसों का वहां पर ट वर्णों की आवृत्ति होती है, बार बार बड़े बड़े समासों की आवृत्ति होती है, लंबे समास, समास बहुला शब्दावली कर सकते हैं। तो इस प्रकार में एक वो थिंक बिठाने दिमाग में कि इस प्रकार की विशेषताएं यहाँ, इस प्रकार की प्रवृत्तियां आदिकाल की रही है। तो सबसे पहले एक एक को देखते हैं। युद्धों का सजीव वर्णन, बिल्कुल इस समय कई कवियों ने युद्धों का सजीव वर्णन, जैसा उन्होंने देखा ऐसा कैसा उन्होंने वर्णन किया। सजीव मतलब आपको देख पढ़कर ही आपको ऐसा लगे कि जैसे आप उस युद्ध को अभी देख रहे हो, उसने उसको मारा, ये हुआ था, ये हुआ था, सारी चीजें उन्होंने वर्णित की। तो युद्धों का सजीव वर्णन किसमें देखने को मिलता है? आदिकालीन साहित्य में। आदिकाल की विशेषताएं पढ़ रहे हैं अपन, तो पहली विशेषता क्या हुई? युद्धों का सजीव वर्णन। दूसरी देखो, वीर गाथात्मक काव्य रचना। युद्ध में लड़ने जाते थे राजा महाराजा, तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके आश्रय में तो कवि रहते थे, तो उनके लिए वीर गाथात्मक काव्य की रचना भी उन्होंने की। तो वीर गाथात्मक काव्य रचनाएं भी किसमें हुई? आदिकाल में। युद्धों का सजीव वर्णन आदिकाल में, वीर गाथात्मक काव्य रचनाएं आदिकाल में। आगे देखो, वीर और श्रृंगार रस का समन्वय, दोनों साथ में चले इसमें। वीर भी चला और श्रृंगार रस का समन्वय, यानी दोनों साथ में चलते थे इसमें। श्रृंगार नायक नायिकाओं का वर्णन भी है इसमें, ऋतुओं का वर्णन भी है इसमें, और एक तरफ से युद्ध में जो वीरता पूर्वक जो राजा महाराजा लड़ते थे और जिनके आश्रम में कवि रहा करते थे, वो उनकी वीर गाथा का गान करते थे। तो वीर गाथात्मक साहित्य लिखा गया और वीर और श्रृंगार रस का समन्वय इसमें देखने को मिलता है। नंबर 3 देखिए आप, आश्रय दाता सामंतों का स्तुति गान, यानी कि जो कवि जिस राजा के आश्रय में रहते थे, तो वो राजा उसका क्या हुआ? आश्रय दाता हुआ। तो राजा के अलावा सामंतों के भी आश्रय में, सामंत राजा एक ही बात है। तो सामंतों का स्तुति गान, यानी कि जो कवि जिस सामंत के या जिस राजा के आश्रय में रहते थे उसी का स्तुति गान करते थे। उनको क्या लेना देना वो? उस समय क्या है भाई, फिक्स था भाई, ये राजस्थान है, तो राजस्थान जैसे मारवाड़ है, तो मारवाड़ के राजा के लिए मारवाड़ी देश था। पूरा राजस्थान, पूरे भारत से उसको कोई मतलब नहीं था, यानी कि जहां का राजा वो उसी को अपना एरिया मानता था, बस वही उसका देश था, पूरे भारत की भावना नहीं थी। तो जो कवि जिस राजा के आश्रय में होगा वो उसी का बखान करेगा, उसको और से क्या लेना देना, तनखा तो वही देगा उसको। हाँ, तो उनका स्तुति गान करते थे, उन्हीं का बखान करते थे, बड़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे, जय हो राजा जी महाराज, जय हो बाबा देव, और जितने ज्यादा तारीफ करे वो राजा उतने प्रसन्न, ले बेटा ले बेटा ले बेटा। हाँ, तो आश्रय दाता सामंतों का ये क्या करते थे? स्तुति गान करने की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? आदिकाल में पाई जाती है। ये चीजें आपको आगे नहीं मिलेगी। आगे अलग अलग साहित्य के आधुनिक काल में आपने कोई चीज देखने को मिलती है क्या? नहीं मिलती है। कोई भाई ऐसे थोड़ी है पॉलिटिकल कोई नेता है उसका उसका बखान कर रहा हो, अब ये नहीं चलता। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के वर्णन करते थे, अतिशयोक्तिपूर्ण, बहुत ज्यादा, अतिशय बहुत ज्यादा वर्णन करते थे। देखा होगा आपने क्राइम के युद्ध वगैरह का वर्णन, और उसके अलावा संयोगिता, उठाकर ले गया, हो गया, हो गया। अब एक बार सोचो, आप वहां चले गए और उसको उठाकर लेके ले भी गया, वहां उन्होंने जगह दी, जय चन्ना भाई जाओ ले जाओ। अरे राजा होते थे, किला होता था, गढ़ होता था, जो भी स्वयंवर हो रहा होगा, कहीं जगह तो होगी, वहां सैनिक भी तो होंगे उनके। अब वो अकेले 2 मासे निकाल ले जा रहा लाओ फिल्म में, तो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। आगे देखो, काल्पनिकता का आधिक्य
कल्पनाएं कल्पनाएं कर करके कल्पनाओं के आधार पर कई सारे साहित्य लिख देते थे भाई, ये रो और ये रो। तो काल्पनिकता का आधिक्य पृथ्वीराज रासो में तो कल्पनाएं बहुत सारी भरी पड़ी है। संदिग्ध प्रामाणिकता, इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है, कंफर्म नहीं है भाई ये बात सही है कि नहीं, संदिग्ध है। संकुचित राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता तो चिपट गई थी, राष्ट्रीयता कहां थी, बस जो राजा था उसके आश्रय ज्यादा कभी उसी का बखान करते थे, राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। कौन सा राष्ट्र, उनका जो राज्य है वही राष्ट्र है उनके लिए। तो राष्ट्रीयता क्या थी उस समय, संकुचित थी, पूरे राष्ट्र की बात कोई नहीं करता था। जनसाधारण की उपेक्षा, कवियों ने क्या की जनसाधारण की उपेक्षा, जनसाधारण का कोई जो उनके दुख थे, जो उनकी समस्याएं थी, उनको नहीं लाए सामने। अभी अभी वर्तमान देखो आप, प्रेमचंद देखो आप, कोई सा भी कवि ले लो, कोई सा भी साहित्यकार ले लो, समाज की जो समस्याएं उन पर ही कहानी कविता जो भी है उस समाज की समस्या पर लिखते हैं। उस समय जनसाधारण की उपेक्षा की गई, जनसाधारण का कोई रोल ही नहीं रखा उन्होंने। दरबारी कवि, ये है सही, दरबार में रहा करते थे कवि उस समय, तो दरबारी कवि। छंदों की विविधता, बहुत सारे छंदों का प्रयोग देखा आपने उसमें, 68 अथवा 72 छंदों का प्रयोग किया। छप्पई का राजा, छंदों का सम्राट चंद्रबरदाई। ओज गुण की अधिक्यता, तो आपको पता है वीरस ओज गुण दोनों का संबंध है सही। ओज गुण होगा तो जहां वीरस होगा वहां ओज गुण होगा, जहां ओज गुण होगा वहां वीरस होगा, तो ओज गुण की अधिकता थी। ठीक है, संयुक्ताक्षरों और द्वित्व वर्णों का प्रयोग, ये भी सिंपल है, जहां पर ओज गुण होगा, कटकटाई मरकट दिग्गज है ना, डोल मही लोल सागर खर पर याद है ना, है रुंड गिरे झुंड गिरे कटकट अवनी पर सुंड गिरे। तो यहाँ पर टकार बहुला शब्दावली संयुक्ताक्षर या द्वित्व वर्णों का प्रयोग इसमें किया जाता है। टकार बहुला वर्णों की आवर्ती इसमें बार बार होती है, जहां वीरस होता है वहां पर ये चीजें आती है। वो सारी विशेषताएं वही आएगी, ओज गुण संयुक्ताक्षर द्वित्व वर्ण टकार बहुला सारी विशेषताएं। समासों की बाहुलता, ये भी वही है, बड़े बड़े समास या आदि समासों का प्रयोग किया जाता था। ये लोक भाषा साहित्य, अभी पढ़ा था आपने अपभ्रंश भाषा साहित्य, उस समय स्वयंभू पुष्पदंत वगैरह अब्दुल रहमान वगैरह उन कवियों ने लोक भाषा साहित्य यानी कि अपभ्रंश, इससे आपको ध्यान रखना है जो अपभ्रंश भाषा में जो साहित्य लिखा गया वही लोक भाषा साहित्य है। प्रबंध और मुक्तक, प्रबंध जैसे कि ये पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य माना, और कई लोगों ने दूसरा मुक्तक काव्य भी लिखा, तो इसमें प्रबंध काव्य भी लिखे जाते थे। मुक्तक, मुक्तक बिल्कुल फ्री, और प्रबंध यानी कि रचनाओं में या नियमों में बंधे हुए। आगे देखो आप, डिंगल भाषा युक्त काव्य, उस समय हमारे राजस्थानी भाषा को डिंगल के नाम से जाना जाता था, तो डिंगल भाषा युक्त काव्य भी उस समय लिखे गए। ऐतिहासिकता की तो क्या की गई, सॉरी, ऐतिहासिकता की अपेक्षा कल्पना की प्रधानता, वही बात इधर आई थी कि ऐतिहासिकता की बजाय, अपेक्षा मतलब उसकी बजाय किसकी प्रधानता ज्यादा है इसमें, कल्पनाओं, और कल्पनाओं के आधार पर उन्होंने कई सारे साहित्य लिख दिए। तो ये इनकी विशेषताएं हैं जो अपने को याद करनी है। आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां कहो चाहे विशेषताएं कहो। दोबारा देखो आप इसको एक बार और, युद्धों का सजीव वर्णन, वीर गाथात्मक काव्य रचनाएं, वीर और समकार रस का समन्वय, आश्रय ज्यादा सामंतों का स्तुतिगान, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, बड़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे, काल्पनिकता का आधिक्य, संदिग्ध प्रामाणिकता, संकुचित राष्ट्रीयता, जनसाधारण की उपेक्षा, दरबारी कवि, छंदों की विविधता, ओज गुण का आधिक्य, संयुक्ताक्षरों व द्वित्व वर्णों के का प्रयोग, टकार बहुला शब्दावली का प्रयोग, समासों की बहुलता, लोक भाषा साहित्य यानी कि अपभ्रंश भाषा साहित्य भी इसमें लिखा गया, प्रबंध और मुक्तक गीत भी इसमें लिखे गए, डिंगल भाषा युक्त काव्य इसमें लिखा गया, ऐतिहासिकता की उपेक्षा अपेक्षा कल्पना की इसमें ज्यादा प्रधानता रही। ये अपने आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां कंप्लीट हुई और इसके साथ अपने आदिकाल भी कंप्लीट हो गया।